आज हम सारे टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है हमारे, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है कि हम सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे कि हम सीटेट की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी भी आती है, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ये देखेंगे हम। तो सबसे पहली बात है, जब हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम में। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, अब ये क्वेश्चन यदि आ गया तो आप इससे पढ़ोगे ना, इतने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आपको पता है आजकल हर एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है, टाइमिंग डिसाइड रहती है कि इतने टाइम में ही करना है, इसलिए आपको सिर्फ लास्ट वाली लाइन देखना है कि एरर वाला। आपको यदि आप क्वेश्चन ही देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर बेस्ड है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है या ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है इतना पूरा पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम अप्रोच कैसी रखनी है वो अभी से डेवलप करनी होगी। तो आपने सीधे पढ़ा नो एरर, या आप देख के ही समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एरर ढूंढना है कि इसमें जो ए वाले पार्ट में एरर है, बी वाले में है, सी वाले में है, या फिर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, ये ढूंढना है, या फिर कोई एरर नहीं होगी। तो हम देखते हैं, सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज सीनियर देन मी। ठीक है, अब आपने इस चीज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन जो है सीनियर के साथ हमेशा क्या आती है, हमेशा टू आती है, ना कि देन। ठीक है, तो यहाँ पे जो देन है वो यहाँ पे रॉन्ग होगा। और हम हर एस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, यहाँ पे जो चीज़ आपकी याद करने की है वो याद करने के लिए मैं बोलूँगा आपको, और जो चीज़ समझने की, और हम हर एस्पेक्ट में, जैसे आप मैथ्स में देखते हैं ना कि हर चीज़ लॉजिक वे में आप समझते हैं, लॉजिकल वे में चीज़ों को समझते हैं कि ये होता है तो कैसे होता है, वैसे ही हम इंग्लिश में देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम पहले हिंदी का अर्थ देख लेते हैं इसका। सी डज नॉट लिसन टू मी, वह मुझे नहीं सुनती है क्योंकि वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे बड़ी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपकी एरर कहाँ पे है, देन। सीनियर के साथ क्या आता है, टू आता है, जैसे प्रेफर के साथ टू आता है, तो ये जो है पहले से डिसाइड कर दी गई है कि प्रेफर के साथ टू आएगा, है ना, सीनियर के साथ टू आएगा। तो ये चीजें आपको जो है बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, तो आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। हम इतनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, सीनियर के साथ याद क्या रखना है, सीनियर के साथ टू आता है। ठीक है, तो और जो एरर है ना, यदि मैं आपको बता दूं नाउन की एरर है यहाँ पे, या नाउन के एरर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब आपको पता नहीं होगा ना कि किस चीज से एरर आई है, तो आप ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं तो यदि आप पॉज करके आंसर दोगे तो आपको, जब आप आंसर सही दोगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब आप गलत आंसर दोगे तो जब उसका आंसर सही आप सुनोगे तो आपसे वो आंसर आपको जो है बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है आपको, साथ के साथ आपको आंसर सोचना है पॉज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ये हिंदी इजी है इसकी, आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात है, आपने ये तो पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट। ठीक है, अब मोस्ट और टॉलेस्ट जो है ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री के हैं, मैं आपको बता दूं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तो मैं बता दूं, एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो उन डिग्री के रूप में बांटा जाता है। जैसे मैं बात करूं, हमें किसी एक के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, गुड। ठीक है, यदि हमें किसी एक के बारे में बात करना है तो हम गुड कहते हैं, अच्छा। लेकिन जब हमें दो के बीच कंपैरिजन करना होता है, जैसे दो बच्चे हैं, इनमें से हमें अच्छा बताना है, तो हम क्या बोलते हैं, बेटर। ठीक है, तो ये डिग्रियां हैं, ये आपको पता होगी। कौन कौन सी डिग्री होती है हमारी, हमारी 3 डिग्रियां होती हैं। हम 3 डिग्रियों में किसी एडजेक्टिव को बांटते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्या होती है, पॉजिटिव, सेकंड जो है कंपैरेटिव, और थर्ड जो है वो सुपरलेटिव होती है। तो आपने ये सुना होगा, जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आर्टिकल्स में हम क्या देखते हैं कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री के सामने जो है हमेशा क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। ठीक है, ये तो पता है आपको, कब दा पढ़ते हैं हम, कब दी पढ़ते हैं, तो ये एक ही वीडियो में नहीं बता सकते ना हर चीज। तो ये हम हर वीडियो में जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे आर्टिकल्स, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कब ए पढ़ते हैं, कब आ पढ़ते हैं, सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप देखा होगा आपने, टॉल का क्या होता है,
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही आप देखते हो ब्यूटीफुल का क्या होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, मोस्ट जो है जो आपका वो टॉलेस्ट के साथ आया, और दो इकट्ठी सुपरलेटिव डिग्री तो आप लगा नहीं सकते, तो टॉलेस्ट ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो दा जो है, दा के बाद जो मोस्ट आया है ना, ये आपका रॉन्ग है, ये मोस्ट नहीं आएगा, सीधा क्या होगा, द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है, लेकिन ये कब लगाया जाता है, जैसे कि गुड हो, जैसे कि आपका ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल में क्या लगाते हैं आप, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल यदि आता तो दा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आया है, टॉलेस्ट, पहले से ही टॉलेस्ट आ गया, तो आपका मोस्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या रहेगा, द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। द क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया, हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, ठीक है, द बॉय जिसकी जो मनी है खो गई है तो उसे उसका अफसोस है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं विच जो है, विच किसके लिए आया है, सबसे पहले ये देखना है, द बॉय जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जो बिच है ये क्या है, बिच एक, पता होगा आपको, बिच एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आप समझते हैं ना, नाउन के स्थान पर जो आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब द जो है नाउन के स्थान पे आता है, मतलब ये जो प्रोनाउन है किसी ना किसी नाउन के स्थान पे आया है, तो किसके नाउन के, किससे ये डिनोट कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, द बॉय विच मनी, जिसकी मनी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं विच यहां पे रॉन्ग है, ठीक है। विच क्यों रॉन्ग है, क्योंकि विच जो है वो किसी थिंग के पहले आता है, थिंग्स हो गया, ठीक है, या फिर क्लॉज हो गया, मतलब ये, या फिर निर्जीव चीजें हो गई, ठीक है, उनके लिए विच का यूज किया जाता है। लेकिन जो बॉय है जो निर्जीव है, ठीक है, तो निर्जीव के लिए हु हो गया, हुम हो गया, या हुज हो गया, तो यहां पे जो करेक्ट वर्ड वो क्या रहेगा, हुज आएगा आपका, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, हुज आएगा। तो द बॉय हुज मनी वाज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, तो आपके जो एरर होगी वो कौन से सेंटेंस में होगी, कौन से वाले में, बी में, बी वाले पोर्शन में आपकी एरर होगी। तो आपका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, आपको बी लगा के आना है, वहां पे एरर क्या है आपको ये भी पता चल गया। और फर्स्ट में कौन सी एरर थी, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, एक मिनट, फर्स्ट में जो है देन वाले पोर्शन में गलत थी, मतलब सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आपको एरर ढूंढना है तो किसमें एरर है, सी नंबर में। ऐसे आपको वहां पे जो है आपका जिस भी तरीके से एग्जाम होता है वहां पे आपको ऑप्शन नंबर क्या लगाना है ये आपको देखना है, ठीक है। अब यहां पे कौन से नंबर में है, बी नंबर में है, तो आप बी सही करोगे। यहां पे भी आपकी कौन से नंबर में है, बी नंबर में है, और क्या आएगा आपका आंसर ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो एरर वाले क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको ये पोर्शन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आप समझ जाओगे देख के ही कि यहां पे ब्लैंक भरना है, इन चार ऑप्शन में से कोई यहां पे आएगा, ठीक है, ये देखना है हमें। तो देखते हैं हम, नथिंग इज इम्पॉसिबल ब्लैंक हिम, ठीक है। तो ये जो है प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन मतलब जो नाउन के पहले आती है वो प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। अब इन किसके लिए होती है यूज, फॉर किसके लिए, अबाउट किसके लिए, ऑन किसके लिए, ये हम जब डिटेल में प्रीपोजिशन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो अभी आपको क्या याद रखना है, आपको नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हम हिंदी में करते हैं इसको, यदि मैं हिंदी में करूं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल हिम, हिम आया मतलब इसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हिम आया है, उसके लिए किसी लड़के की बात हो रही है, हिम कब आता है, हिम जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं हम उससे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट जो हमारा प्रोनाउन है जब वो सब्जेक्ट में आता है, जब उसका जो है जैसे हिम है, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो जब ही ऑब्जेक्ट में आता है तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आती होगी। अब हम देखते हैं, अब आपको यहां क्या बताने, यहां क्या आएगा, तो हम सबसे पहले आप ना हिंदी अर्थ यदि निकाल लोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं
इन मतलब क्या होता है मैं, फॉर मतलब क्या होता है के लिए, अबाउट मतलब के बारे में, ऑन मतलब पर। ठीक है, तो इन कब आता है, बड़ी मतलब दो तीन ऐसे फैक्ट हैं जहां पे इन आता है, फॉर कहां आता है, तो ये हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। अभी हमें यहां देखना है क्या आएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिम, सब चीजें लगा के देखते हैं। यदि इन, क्योंकि आप अधिकतर क्वेश्चन ना एलिमिनेशन करके भी कर सकते हो इंग्लिश में, तो हम इन देखते हैं। इन कब आता है आपका, इन जो है, इन यदि हम लगा के देखें, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिम, तो उस हमें क्या बताना है यहां पे, हमें बताना है नथिंग इज इम्पॉसिबल हिम, उसके लिए, उसके लिए। तो यहां पे अबाउट के बारे में बोला मैंने, पर बोला, मैं बोला नहीं, मैंने क्या बोला, के लिए। ठीक है, तो आप अर्थ जब निकालोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जब हम इसके बारे में प्रीपोजिशन जब सबके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन अधिकतर जो है वो आपके मीनिंग के आधार पे आती है। ठीक, और देखिए अब यहां पे कोई मान के चलिए कोई सिटी का नाम आ जाता, तो सिटी के पहले हम फॉर क्या लगाते, इन लगाते, मतलब सेंटेंस ही हमारा चेंज हो जाता। तो सिटी के पहले क्या लगता है, कोई बड़ी सिटी के पहले इन लगता है। ठीक है, हमें किसी के बारे में बताना है तो अबाउट लगता है। जब हम रोड में खड़े रहते हैं तो ऑन लगाते हैं, ऑन रोड। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एट नंबर, माई रिलेशंस ब्लैंक हिम आर नॉट फ्रेंडली। ठीक है, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच, के बीच। ठीक है, दो लोगों के बीच लगाते हैं हम। टू मतलब से बोल सकते हो आप, विथ मतलब के साथ, फॉर मतलब के लिए। ठीक है, अब हिंदी अर्थ देखते हैं हम, वहीं प्रीपोजिशन है, माई रिलेशन ब्लैंक हिम आर नॉट फ्रेंडली, मेरे संबंध उसके साथ फ्रेंडली नहीं है, मित्रवत नहीं है हम कह सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, उसके साथ। ठीक है, उसके किसके लिए आया, हिम के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सबसे बाद में आता है, मतलब जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, केवल नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन यदि वर्ब के पहले आते हैं तो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और नाउन और प्रोनाउन यदि वर्ब के बाद में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमने हिंदी अर्थ जब निकाला तो मैंने क्या बोला, के साथ। जब आप हिंदी अर्थ निकालोगे तो अपने आप निकाल लोगे। तो और जब हम इसके फैक्ट पढ़ रहे होंगे प्रीपोजिशन में तब हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने के लिए बोला, टू बोला, बिटवीन बोला, के बीच बोला नहीं, मैंने क्या बोला, के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, विथ होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज ब्लैंक टू दिस कंट्री आ एयर एगो। ठीक है, अब हमें जैसे ही हम सेंटेंस हमें क्वेश्चन पढ़ना है ब्लैंक, उसके बाद हमें ऑप्शंस देखने हैं, वॉज कमिंग, इज कमिंग, कैम या कम्स। कम्स आपको पता है कब आती है, हमें यहां पे किसकी जरूरत है, हमें या तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जरूरत होगी, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की जरूरत होगी। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब कब आ जाता है, पता है ना, कब, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं किसकी जरूरत है। यदि हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, जॉर्ज ब्लैंक टू दिस कंट्री आ एयर एगो, मतलब एक साल पहले की बात हो रही है, एक साल पहले की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस का तो कोई भी नहीं आएगा और ना फ्यूचर टेंस का आएगा। तो आपको देखना है, वॉज कमिंग मतलब पास्ट का है, ठीक है, आ सकता है, कैम पास्ट का है, आ सकता है, कम्स प्रेजेंट का है, ये नहीं आ सकता। कम्स कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इज कमिंग, ये भी नहीं आ सकता, आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब देखो, जॉर्ज इज कमिंग, इज कमिंग कब लगता है, ये कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस की यहां पे जरूरत नहीं है। जब आपको समय बता दिया जाता है तो ये या तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, या फिर आपका पास्ट का होता है। यस्टरडे आ गया तो ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस की बात हो गई, तो यस्टरडे आ गया, आ एयर एगो आ गया। लेकिन यहां पे सिंस या फॉर आता तो हम क्या लगाते, हैड बीन वाली प्रोसेसिंग आती, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी ये वाली लगती। लेकिन यहां पे जो है वो हैड बीन भी नहीं दी है, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा, वॉज कमिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की, इसलिए आपका आंसर जो होगा कैम सही होगा। बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज कैम टू दिस कंट्री आ एयर एगो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
तो यहां पे आप देखना है आपको नो इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट देखना है आपको, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम किस टाइप के आते हैं। तो आपको क्या होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बीच में आपको कहीं पे कोष्टक में वो वर्ड दिया रहेगा कि यही सही है उस सेंटेंस में, या फिर इसके हटा के आप कोई शब्द लगा सकते हो, या फिर नो इंप्रूवमेंट मतलब जो जैसा है वैसा सही है, ठीक है, या फिर इसको हटा के आपको ये लगाओगे तो सही हो जाएगा। तो हमें ये कैसे देखना है, हमें सेंटेंस को पढ़ना है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस की कोई चीज लगेगी, तो इस चीज से हमें देखना है उसे, ठीक है। अब हम देखते हैं, द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, आई कुड नॉट अफोर्ड बाइंग टू बाइंग देम, ठीक है, ये है। तो अब हम देखते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहली बात है, मैं आपको समझा दूं कुड क्यों आता है, कैन और कुड, आपको पता होगा कैन और कुड मतलब क्षमता बताने के लिए, और भी चीजें हैं, जब हम मॉडल्स पढ़ रहे होंगे तब इस बारे में मैं आपको बता रहूंगा, ठीक है। अब अभी हम देखते हैं सिर्फ इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, जो शूज थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे क्या बोला मैंने, क्योंकि पास्ट टेंस की आई है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसलिए। तो द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, आई कुडंट, ठीक है, या कुड नॉट या कुडंट जो भी बोलना चाहो आप। तो यहां पे जो कुड नॉट आया है ना, वो किस लिए आया है, यहां पे कैन तो आ सकता था, कैन इसलिए जब कुड आया है मतलब कैन का पास्ट फॉर्म आया है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कैन कब आता है, कुड कब आता है। तो आपको साथ के साथ क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत सा नॉलेज आपको मिलते रहेगा, और हम ऐसे ही पढ़ेंगे चीजों को। आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग देम, ठीक है। अब हम देखते हैं, कुड नॉट आ गया, अब मॉडल्स आ गया। मॉडल्स के बाद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं, मॉडल्स के बाद कभी भी आपका मेन वर्ब जो होता है ना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म समझते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब जैसे कम है तो कम क्या होता है, कम, कैम, कम, ठीक है। रीड की तीनों फॉर्म मिक्स ही होती हैं, रीड, लेकिन पढ़ते कैसे हैं सेकंड फॉर्म को, रेड, रीड, रेड, रीड, लेकिन रीड का रीड ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे टीच का टॉट, टॉट, ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग देम, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम थोड़ा सा अलग ढंग से, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कुडंट क्या है, आपका मॉडल वर्ब हो गया जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप इसे क्या कह दोगे, जो कुड नॉट है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एफोर्ड क्या है, एफोर्ड क्या काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सही, क्योंकि मॉडल के बाद जो है हमारी जो वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब आप खुद सोचिए, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अब वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, देम आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है देम के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले हम या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमें देखना है एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है, मतलब कि जब हमें नाउन की विशेषता बतानी होती है, तब किसे क्या कहते हैं हम, नाउन की या प्रोनाउन की, तब हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जब हम वर्ब की विशेषता बता रहे होते हैं तब हम एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, आई कुडंट अफोर्ड टू बाइंग देम, मतलब उसे खरीदने की, ठीक है, क्या, उसे अफोर्ड करने की, इसे अफोर्ड करने की, तो क्या जरूरत है, टू बाय देम, ठीक है। तो यहां पे अफोर्ड को डिनोट करना है, इसकी विशेषता बताना है, इसलिए क्या आना चाहिए, इसलिए आनी चाहिए क्या, आपका एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है। यदि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे होते, इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन कर रहे होते हैं हम, तब हमें क्या आता, एडजेक्टिव आता। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप टू के साथ जब भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो क्या होता है, वो एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन का काम करता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, जिरंड पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब टू के साथ क्या आता है, मैंने आपको बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहां पे क्या दिया है, बाइंग दिया है, ठीक है, आईएनजी लगाया है, तो ये तो रॉन्ग होगा। तो हमें किसकी जरूरत है, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर
दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, अब आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, अब देखते चलते हैं हम। अभी सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। वेंट लिखा है मतलब पास्ट में है, तो हमें पास्ट ही चाहिए। अब ये पूरा होने की बात हो रही है। ठीक है, पूरा होने की बात मतलब आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, उनके खाने के बाद, उनके खाने के बाद वो क्या करते हैं, वो वॉक में जाते हैं। ठीक है, वो वॉक करने चले जाते हैं, आप ये कह जाते थे। ठीक है, वो वॉक करने जाते थे। वेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हमें नीड किसकी है, यहां पे जरूरत किसकी है, हमें ये देखना है। यहां पे जो है आप पढ़ रहे होगे आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, हैड जो है परफेक्ट का है, परफेक्ट की जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड सही है। अब हम देखते हैं कहीं दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं बैठ रहा है, नो इंप्रूवमेंट, ये तो लग रहा है हमें कि ये हो सकता है। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। हैव फिनिश्ड कब आता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट, हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है, तो ये तो नहीं होगा। विल फिनिश, फ्यूचर का भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। फिनिश ये भी नहीं आएगा। ये कब आता है, ये हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब आता है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं उसमें बिना एस लगाए, सीधे दे के बाद हमारा फिनिश आ जाता है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। सब्जेक्ट के बाद सीधे हमारा क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे हमें क्या करवाना है, पूरा करवाना है कि उसके बाद वो वॉक पे जाते थे, खाने के बाद वो वॉक पे जाते थे, जैसे ही उनका खाना फिनिश हो जाता था वो वॉक पे जाते थे। ठीक है, तो यहां पे तो फिनिश तो आ नहीं सकता, इसलिए यही सही है आपका। क्या सही होगा, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहां पे क्या देख सकते हो, वर्ड एंड सेंटेंसेस एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। मतलब यहां पे आपको जो है सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, मतलब इन वर्ड का आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसका सब्सटीट्यूट बताना है आपको क्या हो सकता है, मतलब इस पूरे सेंटेंस का एक अर्थ बताना है। ठीक है, आपको वाक्यों का एक शब्द में उत्तर दो, ऐसा सुना होगा ना, तो इस जो है यहां पे जो है ये चार जो ऑप्शन दिए है ना, उनकी मीनिंग ये दी गई है आपको। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ आपको चार ऑप्शन में से कोई है तो ये देखना है, तो इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसे आपको खुद समझ के पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आते ही आते हैं आपके, एक या दो पूछे ही जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस हुए आपके, इडियम एंड फ्रेजेस भी आते हैं, कभी कभी फ्रेजल वर्ब आ जाती है, प्रीपोजिशन आ जाती है, कुछ प्रीपोजिशन आपको याद करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम जब वीडियो हम लेक्चर लेंगे तब आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके साथ क्या आएगा, एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब उस यात्रा के कार्य को क्या कहते हो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, तो यहां पे आपको ना हर ऑप्शन का अर्थ पता होने चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। तो सबसे पहली बात सीरीज देखते हैं हम, सीरीज कैसी चलती है। जैसे कि सीरीज आप ये देखते हो ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपकी सीरीज हो गई। ठीक है, ऐसे चलती जाती है, आपने रीजनिंग और मैथ्स में देखा होगा ये चीजें। तो ये तो नहीं है सीरीज, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं क्या हम सीरीज में, नहीं। सीक्वेंस मतलब आपको कपड़े सीक्वेंस में जमाने हैं, ये हो गया, आप समझ गए होंगे सीक्वेंस का मतलब, ये तो नहीं हो सकता। जर्नी, जर्नी मतलब क्या होता है, आपने हैप्पी जर्नी सुना होगा बार बार, मतलब ये आप यात्रा में जाते हो ना एक स्थान से दूसरे स्थान, तब आपको हैप्पी जर्नी कहा जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जर्नी। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, कार्यक्रम क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जर्नी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो कि अब समाप्त हो गई, उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, बाधा का यूज नहीं होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित जिसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑब्सोलीट। यदि आपको अर्थ पता होगा ना ऑप्शन का, तभी आप इनका सही आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको कम से कम 500 से 600 वन वर्ड दूंगा ना, लगभग वहीं से पूछा जाता है हर बार, तो आपको सिर्फ वो याद करना है। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, ये भी रुकावट है, रुकावट कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को। ऑब्सीडियन मतलब क्या होता है, ऑब्सीडियन मतलब आप लावा देखते हो ना, लावा से बना हुआ एक ग्लास हम कह सकते हैं, जो कि डार्क कलर का होता है, जो गर्म लावे से बनता है ना, उसे हम ऑब्सीडियन कहते हैं।
तो ये एक से जो आप देखते हो ना रूट वर्ड, आप यहां से देख के कंफ्यूजन हो जाओ, इसलिए उसने 4 ऑप्शन ऑफ से दिया है, ठीक है, इसलिए दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके पैसिव बनाने के लिए जाते हैं, एक्टिव में बदलो या पैसिव में बदलो, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा आपको, ठीक है, नरेशन के लिए आता है आपका। तो ये सारी चीजें तभी बनेगी जब आपको आता होगा कि उसको स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, किसी टेंस का पैसिव बनाते हो आप, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। सरला सरला चेंज द कर्टेंस, मतलब पर्दे को चेंज, सरला क्या कर रही है, पर्दे को चेंज करती है थी। अब देखिए सबसे पहले हिंदी अर्थ में बताऊं आपको, सरला चेंज्ड मतलब किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट में क्या होता है, ती थी ते थे, ठीक है, तो यहीं आएगा। तो सरला पर्दे बदलती थी, आप ये बोल सकते हो। तो इसका हिंदी मीनिंग आपको बता दिया मैंने। अब क्या होता है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आप समझ गए ये एक्टिव में है। एक्टिव में किसका, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप जो है पैसिव बनाते हो तो कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये तो हर टेंस के साथ होता है, हर एक्टिव सेंटेंस के साथ होता है। तो द कर्टेंस वॉज क्यों आया, क्योंकि हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो उसके अगले वाले टेंस की, मतलब जब आप प्रेजेंट टेंस को बदलते हो, जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम या आर होगी। वैसे ही यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का है तो अगले टेंस की आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगले टेंस की क्या है, वॉज और वर, तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा। तो आपका वॉज आएगा क्या, नहीं, यहां पे आपका क्या है, कर्टेंस दिया है, प्लूरल में है, इसलिए आपका क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है। अब यहां पे आपको ऐसे नहीं देखना है कि आप बिल्कुल कॉपी में लेके और मिलाते रहो इनको, आपको ये नहीं करना है। आपको देखना है सरला चेंज द कर्टेंस, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे, सरला चेंजेस बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि हमें ये एक्टिव बनाना है और फिर से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द कर्टेंस वर चेंज्ड बाय सरला, तो ये सही है, ठीक है। आप देख के ही बता सकते हो ये सही है, तो आप आगे के नहीं देखोगे। लेकिन ये लास्ट में रहा तो आप कैसे करोगे, द कर्टेन, लेकिन यहां पे कर्टेंस दिया है, तो कर्टेंस दिया है तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, कर्टेंस के साथ वर आता और यहां पे जो है गलत स्पेलिंग करके दे दिया, तो ये तो रॉन्ग होगा। ये राइट भी कर दोगे, ये सेंटेंस तो राइट है लेकिन इसके हिसाब से ये गलत है। यहाँ कर्टेंस है, यहाँ पे कर्टेन कर दिया गया, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई, तो ये तो रॉन्ग होगा। अब सरला वाज द वन बाय हुम द कर्टेंस वर चेंज्ड, ये भी रॉन्ग है। पैसिव ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे आपका राइट आंसर क्या है, द कर्टेंस वर चेंज्ड बाय सरला, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, ओके।